तो इस वीडियो में हम लोग जो 12th क्लास के स्टूडेंट है बायोलॉजी जिनका मेन बायोलॉजी है उसके रिगार्डिंग हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने चैप्टर वाइज तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता ही रखा है और यहाँ पे फाइनली आपको अब कुछ मॉडल पेपर के अनुसार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसको अब बताने वाले हैं। ठीक है, और आपको ये एक्सप्लेनेशन के साथ अब बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 20 नहीं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर में दिया गया है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको थोड़ा हम और जूम आउट कर दें तो लिखा है कि जीएम पौधे होते हैं, है ना। जीएम अब मतलब क्या होता है समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा जीएम पौधे क्या होते हैं। जीएम पौधे जो होते हैं ये किस में सहायक होते हैं। तो जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाई। अब जेनेटिकली मॉडिफाई का मतलब कि किसी पौधे के जीन में परिवर्तन करने के बाद जो पौधा प्राप्त होता है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो ये किस में सहायक होते हैं। आखिर किसी पौधे के जीन में अगर चेंज कर देते हैं तो इस प्रकार से जीन में परिवर्तन के पश्चात जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें वे किस में सहायक होते हैं। ठीक है, उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में दिए हैं एक नंबर कि फलों के उत्पादन में, ठीक है, यहाँ पे दिया है फसल उत्पादन बढ़ाने में, या रोग प्रतिरोधी पौधे के उत्पादन बढ़ाने में, या इनमें से यहाँ पे दिया है सूखा निरोधी पौधे का उत्पादन बढ़ाने में। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पौधे होते हैं उनमें ये तीनों के तीनों सहायक होता है। क्या होते हैं, तीनों के तीनों सहायक होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो जिन पौधों को जेनेटिकली यानी यहाँ पे जीन में चेंज करके बनाया जाता है वो फसल उत्पादन में क्या होते हैं, आगे होते हैं। मतलब ये तीनों ऑप्शन के रिगार्डिंग यह सही होगा। ठीक है, तो एक नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। प्राकृतिक चुनाव, या देखिए प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत, इसका मतलब होता है कि प्राणी जो होते हैं ये अपने प्रकृति का चुनाव स्वयं करते हैं। ठीक है, मतलब प्राणियों को किन परिवेश में रहना है ना, यानी ठंडे परिवेश में रहना है कि गर्म परिवेश में रहना है। ठीक है, मतलब प्राणी जो जितने भी तरह के प्राणी है चाहे वो प्लांट से हो गया या प्लांट हो गए या फिर कोई अदर प्राणी हो गया, तो वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं वो अपना चुनाव कौन करता है इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, किसने ये सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने दिया था कि लमार्क ने दिया था या माल्थस ने दिया था या अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा अपने सिद्धांत में कि जितने भी पौधे यानी प्राणी हैं, चाहे वो पौधा हो या किसी तरह का जीव हो, वो अपना चुनाव प्राकृतिक चुनाव में स्वयं करते हैं, ना कि उसको हम चुनाव कराते हैं। ठीक है, तो यह इस सिद्धांत को हम लोग डार्विनवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्विनवाद, या चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डीएनए को काटने के, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डीएनए को काटने के में व्यवहार किए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है। अब आप जरूर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसलेशन, है ना, डीएनए ट्रांसमिटेशन इत्यादि ये सब पढ़े होंगे प्रोसेस। तो डीएनए को काटने के लिए विभिन्न तरह के एंजाइम, जैसे पीसीआर आप पढ़े होंगे ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि पीसीआर एक ऐसा यूनिट होता है, यंत्र होता है जिसके द्वारा डीएनए के खंडों को जोड़कर नया डीएनए बनाया जाता है ना। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है। तो काटने के लिए भी एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है और जोड़ने के लिए भी एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो काटने वाला एंजाइम जो होता है वो होता है यहाँ पे देखिए, काटने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है प्रतिबंध न्यूक्लियेज, है ना, प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काटने के लिए। इस एंजाइम को हम लोग आणविक कैंची भी बोलते हैं। प्रतिबंध न्यूक्लियस जो एंजाइम है, इस एंजाइम को आणविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर कैंची भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस जो होता है ये केवल डीएनए के खंडों को काटने का व्यवहार करता है, जबकि जब डीएनए के खंड कट जाते हैं तो उसको पीसीआर यंत्र में डाल दिया जाता है। ठीक है, पीसीआर में। तो फिर जोड़ने के लिए जो इस एंजाइम का इस्तेमाल होता है वो लाइगेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो डीएनए का काटने के लिए प्रतिबंध न्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है और जोड़ने के लिए किसका, लाइगेज का। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी।
प्रतिबंध न्यूक्लियस एंजाइम, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था हमने उसको बताया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए एक आहार श्रृंखला में बाघ का स्थान क्या होगा। आहार श्रृंखला का मतलब कि जो जीव किसी दूसरे, सब जगह जितने भी ब्रह्मांड में या यहाँ पे पृथ्वी पर जीव हैं, सब जीव एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रह के एक तरह के चैन को बनाते हैं, फूड चैन, आहार श्रृंखला इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक आहार श्रृंखला बनाया गया है, ठीक है, घास, हिरण और बाघ। तो इसमें घास जो होगा ये होता है उत्पादक। घास क्या होगा, उत्पादक होगा, क्योंकि ये भोजन को बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। और ये देखिए घास क्या हो जाएगा, उत्पादक। उसके बाद हिरण कौन खाती है, घास को खाती है। तो यहाँ पे हिरण क्या हो जाएगी, उपभोक्ता कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, उपभोक्ता। जबकि बाघ भी क्या उपभोक्ता है, परंतु हिरण शाकाहारी हो जाएगी और बाघ मांसाहारी। तो बाघ को तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है, परंतु ये अगर बाघ, यहाँ पे बाघ को द्वितीयक उपभोक्ता के अकॉर्डिंग भी रखा जाता है, ठीक है। बाघ को द्वितीयक उपभोक्ता के अनुसार भी रखा जाता है, ठीक है ना यहाँ पे। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द्वितीयक उपभोक्ता बाघ को कहा जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए ज़रूरत होती है। डीएनए प्रतिलिपिकरण का मतलब कि डीएनए के अनुरूपों को बनाने के लिए, विभिन्न तरह के डीएनए अगर बनाना है आपको, डीएनए से डीएनए, ठीक है, तो किस तरह के एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए आपको डीएनए पॉलीमरेज चाहे डीएनए लाइगेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये काटने का काम करता है, ये भी डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के खंडों को काटने का काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद डीएनए लाइगेज जो होता है, अब डीएनए के जो खंड कटे होते हैं, ठीक है, इस तरह से इसके खंडों को जोड़ने का ही काम करता है। तो डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए ये 2 एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज, ठीक है। एक काटता है तो दूसरा जोड़ता है, इसलिए 5 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। कहाँ है, यूपी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यूपी में है। 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फलों के बीज परिवर्तित स्वरूप होते हैं, मतलब फल के जितने भी बीज होते हैं वे किस रूप से परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो वे परिवर्तित होते हैं, आपके लिए ऑप्शन में दिया है यहाँ पे, दलपुंज से, कि वर्तिकाग्र से, या अंडाशय भित्ति से, या विजेंट से। तो पहले फूलों के बीज बनते हैं, ठीक है, और उसी बीज के थ्रू ये फल क्या होते हैं, बनते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी जो कोई भी पौधा हो, किसी तरह का पौधा हो, ठीक है, उसके फल बनने से पहले उसमें बीज बनते हैं, छोटे छोटे क्या बनते हैं, यहाँ फूल बनते हैं, ठीक है, और वो फूल से ही क्या बनता है, उसका फल बनता है, ठीक है यानी। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंड प्रजक है। अंड प्रजक का मतलब कि अंड को निकालता है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया पुष्पी पादप, या घड़ियाल, या स्त्री, या बंदर। तो पुष्पी पौधे जितने भी होते हैं ना, वो सबके सब अंड प्रजक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अधिक्षद उत्तक का कैंसर कहलाता है। अधिक्षद उत्तक का मतलब कि जो हड्डी में कैंसर होने वाला होता है, उस उत्तक को किस नाम से जाना जाता है। यानी कैंसर का मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं, कैंसर के भी अलग अलग रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड कैंसर हो गया, या क्या बोलते हैं उसको, स्किन कैंसर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अधीक्षक, ठीक है, अधीक्षद उत्तक का कैंसर क्या कहलाता है। तो हड्डी में जो कैंसर होता है उस कैंसर को हम लोग कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं, कार्सिनोमा, ठीक है। क्या जानते हैं, कार्सिनोमा। हड्डी में होने वाले कैंसर को कार्सिनोमा कहा जाता है। 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन धान के खेत में जैव उर्वरक की भांति कार्य करता है। धान के खेत में जैव उर्वरक मतलब जैविक खाद्य पदार्थों की तरह ये काम करता है, ठीक है। खाद्य मतलब यूरिया, अरे क्या बोलते हैं, रासायनिक उर्वरक की तरह ये काम करता हो, तो वो होता है नील हरित शैवाल। आप देखेंगे धान के खेत में छोटे छोटे हरी हरित शैवाल आके छाप देते हैं, तो वो शैवाल जो होते हैं खाद के उर्वरक के जैसे ये काम करते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह क्या कहलाता है।
जैव गैस का मतलब कि बायोगैस, ठीक है। बायोगैस के उत्पादन में जो जीवाणु प्रयुक्त होता है उस जीवाणु को मेथेनोजेन कहते हैं। मेथेनोजेन जो मेथेन गैस को रिलीज करता है। आप देखिएगा ना, जब कोई चीज़ें सड़ जाती है तो उसके थ्रू कौन सा गैस निकलता है? मेथेन गैस, बायोगैस उसको बोलते हैं। मेथेन गैस को ही बायोगैस कहा जाता है। तो उसको हम लोग मेथेनोजोन, जो मेथेन गैस को रिलीज करता है उसको मेथेनोजोन कहते हैं, ठीक है, जेन। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि बेकर का ईस्ट होता है। बेकर माने बेकरी, यानी पाव रोटी वगैरह जो बनाया जाता है उसमें किस ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? मतलब ये ईस्ट जो होता है ना, ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। किस जीवों से प्राप्त किया जाता है? सूक्ष्म जीवों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस सीरेवाइनेसी, यहाँ पे 1 नंबर, ऑप्शन ए, है ना। जैसे आप बीटा सेल के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। तो बीटा सेल जो होता है, इस बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन एंजाइम की प्राप्ति की जाती है। यह इंसुलिन एंजाइम जो होता है ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ हम लोग जो जिस जीवाणु के द्वारा ईस्ट की प्राप्ति करते हैं, जो ईस्ट बेकरी के सामानों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, वह है एस सीरेवाइसी, ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि आर्निथोफिली द्वारा परागकण को कहा जाता है, ठीक है। आर्निथोफिली द्वारा परागकण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिए हैं 1 नंबर कि मनुष्यों में, या पवन द्वारा, या पक्षियों द्वारा, या चमगादड़ द्वारा, ठीक है। तो जब आर्निथोफिली द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है तो वो ये परागण की प्रक्रिया केवल पक्षी के द्वारा ही संभव होता है। किसके द्वारा संभव होता है? केवल पक्षी के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन हो तब वो क्या कहलाता है? एक नस्ल, ठीक है। एक नस्ल कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई ऐसा जंतु है, जीव, पशु, एक है ए, दूसरा भी ए है, तो इन दोनों का नस्ल सेम है, तो इनके बीच जो प्रजनन की प्रक्रिया होगी, यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 दिया अंतः प्रजनन, या बाह्य प्रजनन, या बहि प्रजनन, या संकरण। तो एक ही नस्ल के बीच जब भी प्रजनन की प्रक्रिया होगी तो उस कंडीशन में यहाँ पे अंतः प्रजनन के उसको नाम से जाना जाता है, इंडो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के नाम से उसको जाना जाता है। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एंथेसिस का अर्थ क्या होता है? देखिए, एंथेसिस का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है अंडप के भीतर परागनली की वृद्धि या परागकण का बनना, ठीक है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि पुष्प कलिका का खुलना, और ऑप्शन डी कह रहा है आपका, ठीक है, कि पराग कोषों का बनकर निकलना। तो पुष्प कलिका जब खिलते हैं, ठीक है, मतलब विभिन्न तरह के जो पौधे होते हैं उन पौधों के द्वारा जब पुष्प के जो कली होते हैं वे खिलते हैं, कली, तो उस पुष्प के कली के खिलने की प्रोसेस को, ठीक है, किसको? पुष्प के खिलने की कली को, पुष्प के कली के खिलने की प्रोसेस को एंथेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंथेसिस, ठीक है। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इनमें से कौन एक नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकोष बनाता है? ठीक है, नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकोष बनाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सहायक कोशिका जो होता है उसी के द्वारा भ्रूणकोष बनता है, ठीक है। सहायक कोशिका मतलब कि अगर किसी युग्मक को बनाना है तो इस युग्मक को बनाने के लिए जो इसमें सहयोग करेगा, जो कोशिका सहयोग करेगा, उस कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल का कि नर का जो स्पर्म होता है, इस स्पर्म को, ठीक है, यहाँ पे इस स्पर्म को युग्मक बनाने के लिए किसका सहयोग चाहिए? ओवम का, ठीक है। तभी ये दोनों के सहयोग से क्या बनता है? ओवम बनते हैं। तो उन जो सहयोग करता है उसको हम लोग सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वह आरएनए जो एमिनो अम्ल के लिए ग्राही अणु के रूप में कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? अब एमिनो अम्ल का मतलब होता है प्रोटीन, वसा या लिपिड्स, ये एमिनो अम्ल के उदाहरण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको 20 तरह के एमिनो एसिड पढ़ने होते हैं मेनली, ठीक है। जो 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी बना पाती है, परंतु 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमको बाह्य स्रोत से प्राप्त करना होता है।
तो आरएनए जो एमिनो अम्ल यानी प्रोटीन बनाने के लिए ग्राही होता है उसको क्या वो किस रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है mRNA या tRNA या hnRNA या rRNA, ठीक है। तो वो tRNA ही होता है जो प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल को बनाता है। क्या कौन होता है? tRNA। अब देखिए rRNA जो होता है ना, ये R का मतलब होता है राइबोसोम RNA। तो राइबोसोम के ऊपर छोटे छोटे है ना कण पाया जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे कण पाया जाता है। यही कण क्या करते हैं कि प्रोटीन बनाता है। तो जब प्रोटीन यानी एमिनो अम्ल बन जाता है तो उसको इन्फॉर्मेशन देता है कौन? यहाँ पे mRNA यानी मैसेंजर RNA, ठीक है। कौन देता है? mRNA। किसको RNA देता है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन? तो tRNA को। तो tRNA क्या करता है कि केवल वो प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है tRNA, मतलब ट्रांसफ़र RNA। तो rRNA प्रोटीन बनाता है, mRNA बने हुए प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन देता है tRNA के पास, और tRNA उस प्रोटीन को ढो के लेके जाता है बॉडी के पूरे पार्ट्स में, ठीक है। तो इसलिए 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सुपोषण किस में कमी लाता है। सुपोषण का मतलब कि यदि किसी बच्चे या किसी ऐसे मतलब प्राणी हो जिनको विभिन्न तरह के खनिज पदार्थ न मिले हो, तो वैसे कंडीशन को हम लोग सुपोषण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये किस में कमी लाता है? तो घुली हुई ऑक्सीजन में कमी लाता है। किस में कमी लाता है? घुली हुई ऑक्सीजन में। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ठीक है, टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है। टर्मिनेशन कोडॉन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है उसको हम लोग टर्मिनेशन कोडॉन के नाम से जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कि डीएनए के जो खंडों को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। तो उसमें जो कोडॉन लगते हैं, कोडॉन कहने का मतलब कि न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है AUGG या GUG या UAG, या ऑप्शन डी में दिया है UAG के बाद AVG। तो टर्मिनेशन कोडॉन जो डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है उसको हम लोग UAG बोलते हैं। अब UAG का मतलब होता है यूरासिल, एडेनिन और गुआनिन। यूरासिल, एडेनिन और गुआनिन ये टर्मिनेशन कोडॉन की पार्ट्स होते हैं जो डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि स्तनधारी, यहाँ पे स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। स्तनधारी शुक्राणु यानी जो मैमल्स होते हैं जिसमें मनुष्य स्वयं आ सकता है, उसके शुक्राणु यानी स्पर्म जो होते हैं, ठीक है, इसके स्पर्म के मध्य पार्ट में, हालांकि स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, मस्तिष्क होता है, मध्य पार्ट होता है और लास्ट में इसका टेल होता है, ठीक है, मन पूंछ होता है। तो कह रहे कि मध्य भाग जो होता है, इस मध्य भाग में क्या होता है। तो शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया। म से मध्य भाग और म से माइटोकॉन्ड्रिया आप याद रख सकते हैं, म से मध्य भाग और म से माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि शुक्राणु को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी देता है, जिस वजह से शुक्राणु गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग का मतलब कि STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब ये बीमारी तब फैलेगी जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो व्यक्ति पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हो, जैसे एड्स हो जाएगा, है ना, सिफिलिस हो जाएगा, सिफिलिस के अलावा हो सकता है कि और अदर कोई बीमारी हो जाए। तो वैसे बीमारी जो सेक्स के दौरान क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिटेड होते हैं, उनको STD बीमारी बोला जाता है ना, यानी ये यौन संचारित रोग बोला जाता है। तो टाइफाइड, ये ऐसे कंडीशन के अनुसार टाइफाइड ये बीमारी नहीं फैलता है, जबकि सिफिलिस ऐसा बीमारी है जो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी के नाम से इसको जाना जाता है। क्योंकि इस रोग से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है या ग्रसित है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो सेक्स करता है तो उस बीमारी का प्रकोप दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। तो सिफिलिस STD रोग है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है 22 कि निम्न विजांड के आधारी भाग को क्या कहते हैं। विजांड के आधारी भाग का मतलब कि विजांड के जो एकदम अधतल में होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो
21 नंबर, सॉरी हाँ 21, सॉरी 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका विजांड वृंत। क्या होगा? विजांड वृंत। 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा विजांड वृंत, यानी ऑप्शन बी, विजांड वृंत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 नंबर कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? डाउन सिंड्रोम क्या होता है बताते हैं आपको। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंगों का निर्धारण किया जाए तो वो क्रोमोसोम के आधार पर निर्धारित होता है। तो देखा गया है कि अक्सर किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है, यानी गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या 46 हो, ठीक है, कितना हो? 46, तो उसमें किसी तरह के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। परंतु अगर ई क्रोमोसोम की संख्या 46 से कम हो जाए तो उसमें एक्स्ट्रा अंग कम हो जाते हैं या कोई लक्षण उसमें प्रकट हो जाता है, ठीक है। या अगर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए तो एक्स्ट्रा अंग आ सकता है। अब वो चाहे अंग मेल का हो सकता है, नहीं तो फीमेल का हो सकता है, या मेल और फीमेल दोनों का हो सकता है, ठीक है। तो ये अपवाद जाता है किन्नर लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47, कितना हो जाती है? 47। तो यहाँ पे आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर कितने शुक्राणु बनते हैं? अब देखिए शुक्राणुओं का निर्माण इसी ग्रंथि इसी अथी से होता है, ठीक है। यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, सॉरी पीयूष ग्रंथि नहीं, ये इस ग्रंथि के थ्रू होता है। तो शुक्राणु प्रसु जो होता है ये स्थानांतरित जब होता है तो इससे कितने शुक्राणु बनते हैं? तो इससे शुक्राणुओं की संख्या बनती है 4। कितना बनता है? 4 शुक्राणु की संख्या बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पायरिमिडीन क्या है निम्न में से? अब देखिए यहाँ पे पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन जो होता है ये डीएनए में पाया जाता है। अब डीएनए क्षार युग्मों का एक समूह होता है, ठीक है। अब क्षार युग्मों को 2 समूह में बांटा जाता है। यहाँ पे कितने समूह में बांटा जाता है? 2। एक होता है पायरिमिडीन और प्यूरिन। पायरिमिडीन और क्या होता है? प्यूरिन। पायरिमिडीन जो होता है, ठीक है, PY, यहाँ देखिएगा, पायरिमिडीन जो होता है इसमें 3 युग्मक पाए जाते हैं, ठीक है, 3। तो ये पायरिमिडीन जो होता है आरएनए के क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? आरएनए के फाइट में होता है। जबकि प्यूरिन जो होता है ये डीएनए के एथी में होता है। किस में होता है? डीएनए के रूप में होता है। तो डीएनए के ये खंडों को बनाता है जबकि ये आरएनए के खंडों को बनाता है। तो पायरिमिडीन जो होता है ये आरएनए में होता है और आरएनए में यूरासिल एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? सॉरी, डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होता है और आरएनए में क्या होता है? यूरासिल इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन में दिया है एडेनिन, ये तो डीएनए में ऑलरेडी होता है। ग्वानिन भी होता है। अब यहाँ डीएनए में ऑब्सेंट क्या होता है? यूरासिल ऑब्सेंट होता है। कौन ऑब्सेंट होता है? यूरासिल। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स, यहाँ देखिएगा, ठीक है, संयोजक कड़ी है किसका? आर्कियोप्टेरिक्स एक यहाँ पे ये पक्षियों के समूह, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अवशेष, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये एक जीवाश्म है। क्या है? जीवाश्म है। तो ये जीवाश्म किसका है? यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये क्या है? जीवाश्म है। तो ऑप्शन में दिया है एम्फीबिया और रेप्टाइल का, एम्फीबिया और रेप्टाइल का, ये रेप्टाइल और एवीज का, या एवीज और मैमल्स का। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है ये रेंगने वाले जीवों का है ना, और पक्षियों का क्या है? एक समूह है, मतलब जीवाश्म है। तो रेंगने वाले जीव को हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं और उड़ने वाले जीव पक्षी जो होते हैं उनको एवीज बोला जाता है, ठीक है। जितने भी पक्षी होते हैं उनको एवीज में रखा गया है। एवीज एक वर्ग है, ठीक है। और रेप्टाइल जो होता है जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं उनका अवशेषी अंग, यानी रेप्टाइल और एवीज के, ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन जो होता है वो आर्कियोप्टेरिक्स में किया जाता है। तो आर्कियोप्टेरिक्स किससे रिलेटेड है? रेप्टाइल और एवीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभिक प्रकूट है। जो प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभिक प्रकूट का मतलब कि डीएनए के जो खंड होते हैं ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, यूरासिल और थाइमिन, ये सब होता है। इसको इनमें से कौन समूह, ठीक है, यहाँ देखिएगा ATGC और U, इन चारों पांचों कोडॉन में, ठीक है, इन चारों पांचों ये जो प्रकूट होता है इन सब में कौन ऐसा समूह है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है?
प्रोटीन संश्लेषण का मतलब कि प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, AUG, एडेनिन, यूरासिल और ग्वानिन। एडेनिन, यूरासिल और ग्वानिन। एडेनिन, यूरासिल और ग्वानिन प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभिक प्रकूट कहलाते हैं, है ना यहाँ पे। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 और ये वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे कवक मूल उदाहरण किसके होते हैं? कवक, ठीक है। तो कवक मूल उदाहरण होते हैं स्वाभाविकता का। स्वाभाविकता का मतलब कि साथ मिलके ये क्या करते हैं, किसी भी कार्य को संपादित करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को अपघटित करना है तो ये साथ में मिलके क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग अब मॉडल पेपर का जो पार्ट 2 है, सॉरी पार्ट 3, इसको हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट डे। आप यहाँ तक के वीडियो को आप समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। तो इसी के साथ अब मिलेंगे आपके साथ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।